अगर आपको 1.5 एक्स्ट्रा मार्क्स लेते हुए जाना है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट अपडेटेड डेटा फैक्ट्स रिपोर्ट डालना ज़रूरी है, जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है इन आंसर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली टास्क क्या हो जाता है कि इसे कलेक्ट करना और इसे याद करना। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कलेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिपोर्ट एंड डेटा रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। उसे मैंने थीम वाइज डिवाइड किया, जैसे ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, then manufacturing sector, MSME, then demographic dividend and logistic, skill gap. So all this thing मैंने कवर करके रखा है और मैंने इसे खुद ही याद किया, तो इट इज़ वेरी इजी कि आप भी याद रख सकते हो। एंड इट इज़ अपडेटेड वन बाय द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, यूनियन बजट 26-27 और हमारे बाकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इवन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक और दिस। ठीक है, सो यहाँ पे हम रैंक्स वगैरह सारे देखते हुए चलेंगे। सो यू कैन वॉच टिल एंड एंड दिस इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। अगर ये आपको हेल्पफुल हुआ तो आई विल मेक फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। अगर इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले ग्रोथ लेते हैं, तो ग्रोथ में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? सो इट इज़ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% है। अभी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यू वोंट नीड टू रिमेंबर दिस, बट अगर आया तो भी यू कैन राइट दिस। अनदर थिंग, हमें जो ये फर्स्ट एस्टिमेट मिला है ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है ना। इसमें मेन क्या है कि दो इंपॉर्टेंट इंजन है फॉर ग्रोथ। ओके, दैट इंजन यू हैव टू रिमेंबर। वन इज डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये लिख लीजिए, ठीक है। डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर आपके आंसर में है या फिर आपके क्वेश्चन में भी दिखाई दे सकता है। अनदर वन इज रोबस्ट पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, डन, ठीक है। So now this is what you have to remember first thing. Another one, potential GDP. You can use potential GDP as much as you can. तो potential GDP actually इन्होंने क्या बोला, 2027 तक expected है कि 6.8% to 7.2% के रेंज में होंगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7% आप लिख सकते हो पोटेंशियल GDP हमारा ग्रोथ हो सकता है। दैट इज स्टडी ग्रोथ रेट हमारा बोला है, राइट। After that contribution you have to see sector wise, that is agriculture, industry and service, ठीक है। ये तीन सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका जब कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो हम किस तरीके से देखते हैं? परसेंटेज ऑफ जीवीए, नॉट जीडीपी, रादर जीवीए, है ना। तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री, सर्विस का हमें याद रखना है, और जॉब कितने परसेंट लोगों को जॉब दे रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। यू कैन यूज दिस। नाउ फॉर एग्रीकल्चर इट इज 15 to 16% ऑफ जीवीए, एंड देन फॉर लाइक इंडस्ट्रीज इट इज 28 to 29%। अगर हम उसमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जाए तो ये 17% है, ठीक है। ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इफ वी कवर, डन। ओवरऑल इंडस्ट्री देखा तो 28 to 29%, ठीक है। आफ्टर दैट सर्विस सेक्टर वी हैव टू रिमेंबर दैट इट इज अ 56.4%, डन। आफ्टर दैट अगर हमने जॉब कंट्रीब्यूशन देखा तो यहाँ पे याद रखना है 45% एग्रीकल्चर। सो इट इज द लार्जेस्ट सेक्टर विच इज गोइंग टू गिव जॉब, ओके। आफ्टर दैट सेकेंड कौन है वो भी हम देखेंगे। नाउ दिस वी हैव डन। आफ्टर दैट यहाँ पे प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें ये भी चीज़ याद होनी चाहिए कि व्हाट वी हैव डन इन अ प्लानिंग, लाइक नीति आयोग इज देयर। सो व्हाट इज द प्लानिंग का तरीका क्या है? 5 ईयर प्लान तो रहा नहीं, तो कैसा है? तो 15 ईयर विजन है डॉक्यूमेंट, लॉन्ग टर्म वाला, देन 7 ईयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, एंड देन 3 years एक्शन एजेंडा है, ओके। दिस यू कैन राइट एनी टाइम, इट विल बी यूजफुल। आफ्टर दैट हमारा एक ड्रीम क्या है इससे रिलेटेड, कि हमें जो है ग्रोथ, मतलब हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, डेवलप्ड, ओके। सो वी हैव टू बिकम डेवलप्ड कंट्री, दैट इज विकसित भारत, राइट। तो विकसित भारत आप हर बार लिख सकते हो, या डेवलप्ड कंट्री, एंड दैट विल बी टारगेट बाय 2047 बाय हाउ, बाय 30 जो है $1 trillion बना के, ओके। ये हमारा जो टारगेट है ये याद रखना है। सो दिस इज व्हाट रिलेटेड टू ग्रोथ यू कैन राइट एनीवेयर इन अ कंक्लूजन, इन इंट्रोडक्शन, और रिलेटेड टू वॉट एवर डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज देयर। नाउ अभी हम नेक्स्ट में जा रहे हैं जहाँ पे है इट इज टॉकिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ देयर विल बी क्वेश्चन रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल डेफिसिट, हमें फिस्कल डेफिसिट कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है, ठीक है, और अचीव्ड क्या है? अचीव्ड मतलब हम रिवाइज जो करते हैं ना एस्टीमेट बजट का,
ठीक है, तो 2026 में अगर हमने अभी देखा हुआ है तो वो कितना है, इट इज 4.4% फिस्कल डिफिसिट, ओके। एंड देन व्हाट इज अ टारगेट, इट इज 4.3% टारगेट, ठीक है। अब 4.4% है तो हमने पहले कितना टारगेट रखा था, 4.5 से लेस होना चाहिए, दिस वाज आवर टारगेट एंड वी हैव अचीव्ड इट, यू कैन सी इट इज 4.4% एंड now we are going to plan for a reducing it in 2027. so ये भी आप यूज करना है आपको डेटा related to fiscal deficit, okay, very important. after that अगर हम fiscal में आते तो expenditure, receipts and all these things we study, so expenditure matters a lot. now expenditure में हमारा debt कितना है, debt कितना है, ठीक है, so debt to the GDP is very very important and central government debt हम बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एंड इन दैट डेट टू द जीडीपी रेशियो देखना होता है हमें, तो यहाँ पे आप जो है अगेन हमने कितना अचीव किया है, सो अचीव्ड इज लाइक यहाँ पे इफ यू कैन सी इट इज 56.1, ठीक है, परसेंट हमने अचीव किया है। एक्सपेंडिचर जो है हमारा सॉरी डेट टू द जीडीपी है दैट इज 56.1%। नाउ इसका हमने टारगेट क्या रखा है, ये तो 2026 में हमारा रिवाइज एस्टिमेट है, तो हमने टारगेट इसको रिड्यूस करने का रखा है 55.6%, ठीक है। इट हैज़ टू बी रिड्यूस, डेट टू द जीडीपी कम होना चाहिए, लोन कम लेना है टू द जीडीपी, राइट। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल टारगेट क्या है वो भी एक बार आप लिख लीजिए, हमारा ओवरऑल टारगेट जो है वो 50% ±1%, ये हमारा ओवरऑल टारगेट है बाय 2031, ठीक है। तो हम नियर बाय अभी रिड्यूस हो ही रहे है ना, तो हमने 56 कर लिया, अभी 55 पे आने वाले हैं। सो लाइक दिस यू हैव टू राइट अबाउट डेट टू द जीडीपी दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, ठीक है। आफ्टर दैट एफडीआई, कितना एफडीआई आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपकी रिसिप्ट बनती है, तो कितना एफडीआई आ रहा है, ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट वी हैव टू सी कि यहाँ पे जैसे अगर हमने कंपेयर किया कि 24 to 25 एक साल में कितना बड़ा है, तो दे हैव सेड दैट इट इज़ अ 13%, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक सर्वे डेटा ऑफ 25 to 26, ठीक है। सो 13% बढ़ा है अगर हम इस एक साल में देखें तो, और अगर हमें नंबर में याद रखना है तो $81 बिलियन है, it is this much amount FDI we have, $81 billion, don't remember it, rather than 30% increase हुआ है 24 to 25, that will be better one, done. So it is increasing one, it is decreasing one, it is decreasing one, that is good thing, है ना। आफ्टर दैट इंटरेस्ट रेट, हम क्या करते हैं जब हमारा एक्सपेंडिचर होता है तो उसका कितना परसेंट है ना, हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, मतलब जो लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो वो कितना परसेंट है, वो हमारे इंडिया में ज़्यादा है, दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम। सो हियर दैट इज़ हाउ मच अमाउंट, दैट इंटरेस्ट रेट इज़ हाउ मच अमाउंट दे हैव, वी हैव टू रिमेंबर। सो इट इज़ 26.5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। हम जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें का यूनियन बजट में जो एक्सपेंडिचर जाता है टोटल, सो उसका 26.5% वी आर पेइंग एज इंटरेस्ट रेट, डन, ठीक है। That is also bad, so it is high but it is not good, okay, so it is not good. If it is increasing it has to be reduced, if it is increasing then it is bad, it has to be reduced. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो related to fiscal. Another fiscal related आपको और क्या याद रखना है, now fiscal related public capex, मतलब हमने बोला था robust public capex and all that we were talking, why there मतलब ज़्यादा expenditure on the capital formation is given by public, by government, what is it? So यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज जो है वो याद करते हुए चल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, अगर फाइनेंशियल ईयर 14 और 15 में देखा, इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने बोला कि 14 to 15 कवर किया, यहाँ पे इस साल में 2 लाख करोड़ दे रहे थे ये, ठीक है। अब वो कितना हुआ होगा सोचो, इट इज 12.2 लाख करोड़ 26 to 27 में दिया गया है। सो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना दिया है 12.2 lakh, so how much good amount of increase is there, so that is why you can say it's very high, robust is there, done. after that यहाँ पे हमें overall capital formation, so that is gross fixed capital formation, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट एवरीथिंग विल कम, नॉट ओनली पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एवरी इन्वेस्टमेंट विल कम। तो अगर हमने आप जीडीपी का फॉर्मूला हमें पता है, जो हमने बेसिक हमारे एनसीईआरटी में पढ़ा रहता है, राइट,
जैसे कंजम्पशन प्लस है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, सो दिस आई इज रिलेटेड टू दिस वन. ओके, सो हाउ मच इट इज ऑफ जीडीपी, अगर टोटल जीडीपी का ये आई कितना परसेंट है, सो इट इज 30%, एंड दैट इज गुड थिंग. दिस इज रियली गुड थिंग. Got my point? Overall, this is public expenditure is also increasing, and overall expenditure, including private and everyone, that is also very good of GDP, 30% of GDP. Done. After that, will come with a monetary policy. Monetary policy is also very important. यहाँ पे monetary policy, it is going to take some steps. Recently हमने देखा था inflation में, I have taught you in a detail. Now here जब हम क्या आरबीआई बताएगी, ठीक है, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसकी, और उसमें दे गिव टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन्फ्लेशन का टारगेट 4% है, ठीक है. अब 4% है और थ्रेशोल्ड बैंड दिया है कि आप थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो 2 to 6% वाला उन्होंने रेंज दिया हुआ है. तो अब ये है कि टारगेट है क्या, हमने ये इन्फ्लेशन टारगेट रखा है क्या? यस, एक्चुअली हमने कोर में देखा तो 0.38 to 0.9% तक ही चल रहा था CPI. हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन देखते, बट अगर हेड काउंट देखा, हेडलाइन वाला CPI देखा, तो हमारा फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. बट ओवरऑल वी आर कंटेंट, वी आर लेस देन दिस. कंटेंट मतलब कंट्रोल है इन्फ्लेशन. तो हमने लिमिट फॉलो की है. दिस इज द टारगेट, वी हैव फॉलोड लिमिट एग्जैक्ट. यू डोंट नीड टू गो फॉर इट कि इतना परसेंट है, अभी इतना परसेंट है, क्योंकि हर बार इन्फ्लेशन चेंज होता रहता है. तो वी कैन नॉट गो विथ एवरी मंथ और लाइक दैट चेंजेस. तो हमें इतना पता होना चाहिए कि फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन इज हाई, ओके, वेरी हाई. एंड बट ओवरऑल जो हमारा, इफ वी सी दिस इन्फ्लेशन इज इट इज अ कंटेंट, इट इज फॉलोइंग दिस टारगेट, ठीक है, फॉलोइंग टारगेट ऑफ आरबीआई. एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, बट कोर वाला तो कंटेंट, कोर वाला ज़्यादा नहीं हो रहा है, एंड दिस इज फ्लक्चुएटिंग मोर, हेडलाइन वाला. And after that we are following this target with the threshold, so no worries like that overall wala. That's why moderate inflation. After that we are coming with a manufacturing sector, very very important. One question will be there for a manufacturing sector, right? Because we have skipped manufacturing, हमने उसमें ज़्यादा जैसे structural हमने changes में देखा, तो and again we are focusing on it a lot in our this budget also, right? नाउ तो इसके दो मेन इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन. ओके, सो उसके फैक्ट्स आप रेडी रख लीजिए. सो हाउ इट कैन बी लिंक्ड, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन से कि व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन. अगर इंडस्ट्रियल देखा तो 28 to 29% था, बट उसी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखा हमने सिर्फ, तो इट वॉज 17% ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दिस इज राइट. नाउ व्हाट अबाउट, आई विल राइट इट कंप्लीट. Now what about then, if it is 17%, it is not high, it is not good. Our target is there by National Manufacturing Mission this year. Our target, and target was set already कि 25% करना है of GDP. So manufacturing sector should contribute 25% of GDP by 2035. This is the target. This is the mission under this, है ना, this targets. अब how many jobs it should be it should create? More job it should create, because we are labor intensive, and this is the one very important for us. So nearly it is saying 1,000 billion jobs, ठीक है. So here you have to go with 1,000 and all these things. Now this 1,000, sorry, it is million, okay, I'm really sorry, ठीक है, it's 100 millions. Why I said this I don't know, ठीक है, 100 million. So 100 million, actually 143 million it is required, it is given, but it is approximately, you should remember, so it is 100 million approximately job, industrial jobs creation will be done by National Manufacturing Mission. After that merchandise export भी हमें बढ़ाना है, and its target is, again it is $1 trillion, ठीक है. So approximately $1 trillion merchandise export by 2030 हमारा टारगेट है. So this target we have to fulfill under this National Manufacturing Mission along with Make in India thing, right? Fine. तो यहाँ पे आप जैसे और भी एग्जाम्पल दे सकते हो. So we'll write in ahead part, ठीक है, उद्यम and विश्वकर्मा will add it ahead, ठीक है. So now क्योंकि मुझे ये भी पार्ट कराना है आपका भी, ये इम्पॉर्टेंट वन इज MSME, ठीक है. MSME इज एवरग्रीन टॉपिक, राइट. नाउ MSME, अगर आप सिर्फ मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहे हो,
सो यहाँ पे वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. इट कैन बी इन अ सर्विस सेक्टर ऑल्सो, इट कैन बी इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, इट कैन बी इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो. सो वॉट एग्जैक्टली इट इज contributing? It is nearly contributing 31.1% of GDP. That's why it is very, very important, MSME. Okay, so in manufacturing sector and overall MSME is very important. Okay, so it is not only part of service or manufacturing but other parts also. तो यहाँ पे it is very important, 31.1% mostly they align with the manufacturing. So how much manufacturing sector का overall it is giving output? Okay, yes, it is giving 35.4% of overall manufacturing sector output. That's why it is also very important. After that, national export 48.8%, very high. After that, how much jobs it is creating? It is creating 32.2 crores. Imagine, इतने सारा जॉब क्रिएट करिए. और खुद कितने एंटरप्राइजेस है, नंबर ऑफ दिस एंटरप्राइजेस, दिस इज एंटरप्राइजेस, हाउ मेनी? 7.47 crore enterprises. So that's why it is second largest job creating sector, generating sector after agriculture. Fine, you can write this. Why it is important? अभी आपको समझ गया क्यों ये important है. Now we are also going to replicate or use German model. What is German model? It is given in a, like last time in a budget, it was like Mittelstand model. Okay, Mittelstand model is what? Whatever our family businesses are there, family enterprises are there, it has to be converted into high yield वाले. ठीक है, so highly specialized or specialized one, specialized enterprises बनाना है इन्हें, which is good in export, which is good in also technology, right? Adapting technologies also, mid-tier technology. So in this way we have to convert this thing here so that it will be very helpful to fetch more and more out of this. Okay, and you can see in a manufacturing sector output it is giving 30.4%, 35.4. That is why it is very important one in a manufacturing part also. Now we have seen what manufacturing. After that, MSME overall, not only in a manufacturing but it can be in a service also, and it can be in agriculture part also, food processing industry also. Now we have to go with some enterprises which is now in a budget, very important, and they have given fund for it. So that is small and micro enterprises. That's why you have to remember this also. So they have made fund for it separate, small micro enterprises growth fund. So how much it is, you have to remember that also, and it is, they have given money. So I'll write here union budget. Okay, it will be easy to remember because this year 26 to 27 it will give. How much it has given money? Expenditure इतना दिया है. Are you getting my point? 10,000 crore. So that's why it is important. Another, self-reliant India fund. Self-reliant करना है, आत्मनिर्भर होना है. So for that you will go for a startup and all that thing. So for that also you need fund, equity, उनको support करना पड़ेगा. So 2021 में ये start हुआ है, but अभी इसको update किया है इन्होंने, top up किया है, मतलब थोड़ा और पैसा add किया है. Top up करते ना जैसे हम हमारे मोबाइल में, वैसे इधर 2,000 crore उन्होंने top up किया. So this too important. At least this number you have to remember. Here another, what things you can remember? PM Vishwakarma scheme. Okay, so we have already read in a means also Vishwakarma, है ना? So 18 artisan related, whatever we have industries, small traditional industries or small traditional jobs, they have skilling and training has to be done, even helping through fund and all this. Another, so training is very important part of it, artisans के लिए, traditional artisans. After that, skilling in this, you can say corporate mitra, you can use. Corporate mitra I have already explained in some answers, manufacturing related, ki how it is going to help you. It is by MCA, that is Ministry of Corporate Affairs, where they'll help MSMEs and all these things related to compliance of laws and all that. Okay, so all these things you can write regarding this one. Finally, so और क्या है? हाँ,
यू कैन गो विथ द उद्यम, ठीक है। सो उद्यम, यू नो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ठीक है, एंड उद्यम असिस्ट पोर्टल भी है, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस थिंग इन योर आंसर, एक ही जगह पे हो गया अब, ठीक है। नाउ हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग ऑल दिस थिंग्स डन, MSME भी एंड SMEs भी। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू डेमोग्राफिक डिविडेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बिना तो कुछ ही नहीं है। वी आर इन अ स्वीट स्पॉट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज आवर पॉपुलेशन फ्रॉम एज 15 to 59 वर्किंग एज ग्रुप, it is very high, it is good one, that is 64.2%, which is very good one, right? Now this is our demographic dividend. After that what happened, we should know labor force participation report, which is given updated one 2025 wala, okay. So it is given by MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation. तो इन दोनों का जो मेल और फीमेल का हमें याद रखना है, that is यहाँ पे आएगा 79.1%, okay, and this is 40%. Now what, this is for female, this is for male, and this is, see, it varies, okay. If you go for a current weekly status, then that is different. We have to follow for a long term, that is usual status we have to follow, okay, fine, no confusion. Now remember this one, it is less, we should increase female also, okay, this you can talk about. After that, informalization is the very big issue. Even in MSME manufacturing, you can talk. Here you can say 90% is informalization. After that, skill gap is again another issue. If we see formal training, formal skilling is not done, okay, in India as much it is required. So if we see 15 to 29 years में कितने formal training हुई है, only 5% approximately, ठीक है. We talk about here approximately 4 point something it is 9, but 5% you can say. China में it is 24%. In Germany it is like 50 to 70%. In US it is 52%. So it is actually overall they are talking about formal training. Here they are talking about 15 to 29 years. If we are going with this fact, this is by labor force participation rate report. Okay, if we go with this 2025, so this data is there. Another you can write data of Ministry of Labor also. Okay, if you want to write that data, it is saying it is overall 6.8%. If we see 25 years above people, years के जो है उनको अगर हमने ट्रेनिंग दी तो वो 6.8% ही है ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. इन दैट भी दे आर सेइंग फॉर्मल इज 2. It is formal is only 2%, and this is actually, you can say formal is 2.8%, and this is informal training, okay, and this is formal training. So you can remember any one of this, but I'll suggest कि आप easy वाला याद रखो और confuse मत होना, दोनों है डेटा, तो you can use this one, it will be easy. और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का भी आप याद रख सकते हो 6.8%, बट इट इज टोटल इनफॉर्मल फॉर्मल बोथ दे आर कंसिडरिंग, ओके. एंड एज इज 25 years अबव जो भी जिनको ट्रेनिंग दी गई है. नाउ दिस इज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट वन मोर स्टेप, सर्विस सेक्टर इज एंटरिंग सो मच, AI इज एंटरिंग. सो इन इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इट हैज सेड, AI जो है, of course artificial intelligence is going to replace some job. What are that jobs? They are going to replace repetitive operational job. Use this word, repetitive operational job they are going to replace. But again they are going to create job also. Okay, highly special, high speed, like you can write highly specialized, skilled, highly specialized, skilled regarding job they will create. Okay, so you can write here nearly 8 to 12 million jobs they are going to create. Okay, we can write this, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है. This is what they are talking about it. Now after that we'll come with another one, that is infrastructure and logistic. Very important again this logistic part. तो यहाँ पे logistic performance index जो है कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है. Okay, and what is the rank of India, you can tell it, it is actually 38 rank, ठीक है. 38 रैंक है, याद रखना. फाइन, इट इज इम्प्रूविंग. 39 तब पहले, अभी 38 हो गया, डन.
अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड पीएम गति शक्ति विद कॉम्बिनेशन दे आर गोइंग टू फॉलो सम टारगेट रिलेटेड टू लॉजिस्टिक. हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ द जीडीपी वाज वेरी हाई, इट वाज नियरली 13 to 14%. फिर वी डिसाइडेड टू रिड्यूस इट, तो हमारा अभी जो है वो 10% हो गया है. दैट इज़ वेरी गुड थिंग. सो 10% ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इज ऑफ GDP. So it is a logistic cost. Okay, done. Now what is a target? Target is we have to make it 1 digit. Earlier it was 13 to 14, we have made it 10, but our target is 9%. Okay, that is 1 digit, nearly at least 9%. तो यहाँ से हम top 25 रैंक में आ जाएंगे in this. तो 38 से हम top 25 में रैंक में आएंगे. तो ये हमारा जो टारगेट है, वी आर वर्किंग ऑन दिस थ्रू दिस टू पॉलिसी. डन. After that, ease of doing business, what is the rank? 63rd rank is there. Again, it is given by World Bank. Okay, and this report is from 2019 to 20. Updated वाला अभी नहीं आ रहा है इनका. Now they have made it business ready. ठीक है, तो business ready जो है they are going for it. and इस पे collection चल रहा है डेटा का. ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं बिजनेस रेडी. सो डेटा इज दे आर कलेक्टिंग डेटा. तो अभी ये स्टॉप हो चुका है, बट यू कैन यूज इट क्योंकि इसका डेटा अब तक आया नहीं है. तो इट इज़ अ 63rd रैंक इफ वी सी दिस वन लास्ट अपडेटेड वन. एंड अर्लियर लाइक यू कैन सी इट वॉज 142nd रैंक इन 2014. तो हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म रिड्यूस करना, पीएम गति शक्ति लाना है ना, ऑल दिस थिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस. So this is also you can use it. Now insolvency and bankruptcy code, like that you can give example. So all these things are the facts and reports which I can remember, then you can also remember. You can use it in a multiple place, even your essay, even in your another topic, whenever you are talking about such things, such points related to your question demand. Okay, so I'll wind up here. If you like it, I'll give the PDF in description box. If you like it, I'll make it for if it is helpful, then I'll make it for agriculture also. Chalo, bye bye, take care.